मैं इस कवि सम्मेलन के ओपनिंग बल्लेबाज को बुलाना चाहता हूं। इस मंच का जबरदस्त हाइटमान कवि, इस भाई की ऊंचाई, ये नागेंद्र गुजर, आप ऊंचाई देख रहे हो मित्रों, ये इतनी हाइट है इस पट्टे की कि ये तोरण मारने गया तो घोड़ी पर बैठा था। अब तोरण मारा तो बोले खड़ा हो गया, बोले घोड़ी निकाल लो, मैं तो खड़ा हूं। हाँ, ये 6.5 फुट का कवि हिंदुस्तान में इस प्रजाति के कवि आजकल मिलते ही नहीं है, लुप्त हो गए हैं। मगर उस लुप्त होने वाली प्रजाति का भी एक दिखाई देने वाला कवि नागेंद्र गुजर हमारे बीच है। अपने अंदाज की बात करता है, अपने दिल की बात करता है। मैं नागेंद्र गुजर को इन शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूं, जो कि हास्य कवि है, अपनी बात को अपने तरीके से कहते हैं, अपने दिल से बात को निकाल के कहते हैं। उनके लिए कहना चाहता हूं कि दिल से निकली हुई बात ही तो बात होती है, बाकी सब शब्दों की जमात होती है। और बात ही बात में समझ ले जो बात का मतलब, बात ही वो चीज है जो मरते दम तक साथ होती है। नागेंद्र गुजर मागडोन। जिनके पांव आज ही धोए हुए हैं उनके चरण स्पर्श, जिनके पांव में पिछले 2 दिन से मोजे फंसे हुए हैं उनको दशाधारी प्रणाम करता हूं। जो शादीशुदा है उनको राम राम, जो कंवारे हैं उनको जय हनुमान, और जिनकी प्रेम कथा मध्य में किसी कारण से अटकी हुई है उनको जय श्री कृष्ण। आए है, इस एरिया में है, इधर भी है, बरसाने में पहुंचा दिया। जिनकी प्रेम कथा मध्य में किसी कारण से अटकी हुई है उनको जय श्री कृष्ण। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बस करते रहे प्रयत्न, किंतु ध्यान रहे प्रयत्न इतना भी ना बढ़ जाए कि प्रयत्न करने के चक्कर में जूते पड़ जाए। इसका ध्यान रखना है। एक कंवारे से मेरी बात हुई भाई साहब, मैंने कहा तेरी बहुत उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले। बोले मैं भी सोच रहा हूं भैया, पर मेरी किस्मत मुझे बहुत सताती है, मेरी किस्मत मुझे बहुत सताती है, हंसाती है कम और खूब रुलाती है। कोई लड़की क्या आएगी मेरी जिंदगी में, जब ताश खेलता हूं तो हाथ में बेगम तक नहीं आती है। वाह वाह, बात दादा यही खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। जब ताश खेलता हूं तो बेगम हाथ में नहीं आती है, अगर गलती से आ भी जाए तो किसी इक्के के साथ भाग जाती है। वाह रे ताश। मैं कहा यार मैं एक फार्मूला बताता हूं, एक काम कर, मैं 4 लाइन तुझे देता हूं, ये किसी लड़की को मैसेज करना, व्हाट्सएप करना। बोले ठीक है, मैंने 4 लाइन उसको दी कि तू जुगनी है तो मैं जुगनू हूं, तू जुगनी है तो मैं जुगनू हूं, तू पायल है तो मैं घुंघरू हूं, और इतना भी मत इतरा अपने रूप पर, तू अगर ढोलक है तो मैं भी डमरू हूं। वाह। तो उधर हुआ क्या, लड़की का उत्तर तो सुनो। लड़की का उत्तर आया उधर से, बोले अब तो छोड़ रही हूं, दोबारा मत कहना, तू डमरू है सदा डमरू ही रहना। वाह। बोले यार ये रिप्ले आया मेरे पास में, मैंने कहा तू शांति कर, 4 लाइन और ले जा। मैंने 4 लाइन और दी उसको, वो सुनो कि ना पत्थर का हूं, डमरू जिसने कहा, लड़की ने कि डमरू रहना, उसको रिप्ले दिया लड़के ने मेरी 4 लाइन का कि ना पत्थर का हूं, ना किसी कंकर का हूं, ना किसी मदारी भयंकर का हूं, मैडम बेशक मैं डमरू हूं। मुझे रेडियो समझो, इधर एलसीडी लगी हुई है। मैडम मैं बेशक डमरू हूं, पर डमरू शिव शंकर का हूं। वाह वाह वाह। अभी भाई साहब हिमांशु भैया बोल रहे थे, बोले बांस बांध दो यार, माइक छोटा पड़ जाए। तो भैया माइक का टेंशन ये ले रहे हैं, मैं खुद ही चिंतित रहता हूं। मैं तो सवेरे उठ के भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ना कार मिले ना बाइक मिले,
पर हर कार्यक्रम में मेरी बराबरी का माइक मिले। हाँ, तो मैं तो प्रार्थना ही ये करता हूँ भाई साहब, हाइट के आदरणीय नेताजी बड़े फजीते हैं, लंबाई के भी। फजीता ये है कि मैं अक्सर दरवाजों में अपना सर फोड़ लेता हूँ। फजीते के साथ में कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है कि मैं बिना स्टूल के भी छत पंखा साफ कर लेता हूँ। वो कोरोना में ज्यादा ही मेरे को करे। एक रॉन्ग नंबर आ गया दादा, एक लड़की ने फोन लगाया, बोले मैं बिजली बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा अचंबा बोल रहा हूँ। तू अगर बिजली बोल रही है तो मैं बिजली का खंबा बोल रहा हूँ। हाय, हाय। ये स्थिति हो जाती है साहब। बढ़िया है खंबा। हाँ, मैं तो अपनी बारात में प्रोफेसर साहब घोड़ी लेके गया ही नहीं। घोड़ी की क्या जरूरत, मैं तो घोड़ी लेके गया नहीं, तो मेरा साला आ गया, बोले जीजा जी घोड़ी लेके नहीं आए। मैंने कवि ठहरा दो पंक्ति सुनाई कि विज्ञापन वो करे जिसका माल नहीं बिके। आप व्यापारी लोग भी बैठे होंगे कि विज्ञापन वो करे जिसका माल नहीं बिके और घोड़ी पे वो चढ़े जो जनता को नहीं दिखे। ये 6.5 फीट का ढांचा सिंहस्थ में भी ढूंढ लो मुझे। तो वो साला बोला, बोले जीजा जी हमारे क्या है कि गाय भैंस घोड़ी सब रखते हैं गुर्जर समाज, बोले अपने बाड़े में घोड़ी बंधी है, मैं लेके आऊं क्या? तो मैंने कहा रहने दे, कन्यादान के लिए तेरा पिताजी नट जाएगा। अगर घोड़ी पे मैं चढ़ गया तो तोरण रह जाएगा, नीचे बिजली का तार कट जाएगा। वाह, समस्या वहां हो जाएगी साहब। तो ये सब मेंटेन करके चलना पड़ता है अपने को, अपनी लंबाई भी। मैं एक दुकान, रेडीमेड की दुकान से पेंट ले गया साहब हमारे तराना में से, और घर जाके मैंने साबुन से धोया तो पेंट छोटा पड़ गया। सवेरे दुकानदार के पास पहुंच गया, मैं कहा भाई साहब आपके यहाँ से जो पेंट ले गया था उसको साबुन से धोया तो छोटा पड़ गया। बोले साबुन से धोने के बाद छोटा पड़ गया? मैंने कहा हाँ। बोले उसी साबुन से अपने आप को धो लो, हो सकता है आपकी हाइट कम हो जाए। तो ये स्थिति हो जाती है साहब हमारे साथ में। मिथुन भाई बैठे हुए हैं, मेरा मित्र है, इनके घर गया मैं, तो इन्होंने कहा कि बोले नागेन भाई चाय लोगे के शरबत लोगे? मैंने कहा यार लेना तो कुछ और ही था, पर आपने विकल्प ही 2 बताए। हालांकि आप गलत सोच रहे हो, मेरा मन पानी पीने का था, आप गलत सोच रहे हो। तो मैंने कहा यार चाय चलेगी, सुलभ है जल्दी से। तो बोले ठीक है चाय पिलाएंगे आपको, पर ये बताओ कि चाय स्टील के कप में लोगे कि कांच के कप में लोगे? मैं कहा यार किसी में भी पी लेंगे। बोले नहीं यार डिसाइड करो। मैं कहा यार अब तुम मान नहीं रहे हो तो कांच के कप में ले आओ। बोलो कांच के कप में वो फूलों की डिजाइन वाला या लाइनिंग वाला? मैंने कहा इसमें भी 2 विकल्प। बोले हाँ यार बताओ। अब अपने को तो दादा चाय पीनी थी यार। मैंने कहा फूलों की डिजाइन वाले में ले आओ यार। तो बोले फूलों की डिजाइन में गुलाब के फूल की डिजाइन वाला या केवड़े की डिजाइन वाला? मैंने कहा इसमें भी 2 बात। बोले हाँ यार अब अपने को तो चाय पीनी थी। मैं कहा यार गुलाब के फूल की डिजाइन वाले में ले आओ। इन्होंने रसोई घर की तरफ आवाज लगाई, बोले वो गुलाब के फूल की डिजाइन वाला कांच का कप है क्या? उधर से उत्तर आया जी वो तो नहीं है। बोले नागेन भाई माफ करना, मैं आपको चाय नहीं पिला सकता। तो ये वीर रस के कवि है, मैं हास्य रस का कवि हूँ। इन्होंने 2 पंक्ति मुझे सुनाई कि नागेंद्र भाई पाकिस्तान हो गया है शैतान और देश के लिए दे दो अपनी जान। मैं हास्य का कवि, मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा नहीं दूंगा। क्यों? मैंने कहा जब ढाल हो हाथ में, ढाल हो हाथ में तो छाती पर क्यों तलवार झेलें? अरे डॉक्टर कलाम दे गए बड़ी बड़ी मिसाइल, तो क्या उनसे ओली खेलें? वाह वाह। तो ये बात होती। मैं तो वीर रस में साहब गया ही नहीं। मैंने शुरुआत में कुछ वीर रस की कविता लिखी तो अपने घर में उनको सुनाई, क्योंकि भाई साहब चुनाव लड़ने से पहले घर में सहमति बनाना जरूरी है, नहीं तो अपना चुनाव चिन्ह तराजू और अपनी घर की ताला पे दिया है। वाह, ये पूछने पड़े, आप तो सब राजनीति से जुड़े आया लोगों, सहमति जरूरी है। तो मैंने घर पापा के कविता सुनाई, 2 पंक्ति लिखी और उनके सुनाई कि पाकिस्तान का नक्शा किताब में से फाड़ दूं, तिरंगा झंडा कराची में गाड़ दूं। मेरे पापा बोले रे वो बुरी भैंस बिजली का खंबा थी बंदी खूंटो गाड़ दे। ये वीर रस का प्रयोग खराब निकल गया मेरा है। मेरे पापा ने सुना यार, काका जी को सुनाओ। काका जी का वीर रस की कविता सुनाई,
मैंने कहा हिंदुस्तान में बाग लगा दूं और पाकिस्तान में आग लगा दूं। मेरे काका जी बोले अपनी मेड़ पे बहुत सारी कंटीली झाड़ी है और बहुत सारा गाजर घास सूखई को पहले वणके बाल दे। पाकिस्तान में आग तो मैं कि काका नहीं सुन रहा है यार, माता जी को सुना है। मैंने अपनी माँ को कविता सुनाई। मैंने कि माँ मैं पाकिस्तान का झंडा झुका दूं और तेरे दूध का कर्ज चुका दूं। मेरी माँ बोली कि वो 3-4 दिन से दाड़किया आई रहे नाना उनका पैसा दे मारो दूध को कर्ज तो बाद में चुका दे। एक बच्चा गाना गा रहा था कि जल्दी जल्दी से मेरी जिंदगी में आना। मैंने कि कुमार शानू ने तो धीरे धीरे की तो बोले नागेंद्र भाई जमाना 4G का है, धीरे धीरे आने में टाइम लगता है। तो स्थिति यह हो जाती है साहब, हमारे संस्कार कितने बदल गए। तब मैं कहता हूं कि जब कहारों ने उठाई डोली तो दुल्हे से दुल्हन की माँ बोली कि बेटा ये काला कलयुग है, मेरी बेटी फूल सी नाजुक है, ममता के सागर में आग ना लग जाए, मेरी बेटी पर कहीं झूठा दाग ना लग जाए। आधुनिकरण के इस दूल्हे ने क्या उत्तर दिया कि ममता के सागर में आग ना लग जाए, मेरी बेटी पर कहीं झूठा दाग ना लग जाए। तो दुल्हा बोला माँ जी तुम बिल्कुल भी मत लो टेंशन, घर जाते ही कर दूंगा आपकी छोरी पे नेमी लेसन। तो ये स्थिति हो जाती है साहब, हम मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए। तब मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल से खेलते बच्चे मैदान भूल गए, फिल्मों के गाने तो याद है पर राष्ट्रगान भूल गए। मोबाइल से खेलते बच्चे मैदान भूल गए, फिल्मों के गाने तो याद है पर राष्ट्रगान भूल गए। हेलो हाय करते चेट पर, हेलो हाय करते चेट पर प्रणाम में झुकता मस्तक भूल गए, और कार्टून देखते रहते स्क्रीन पर चित्रकथा की पुस्तक भूल गए। कार्टून देखते रहते स्क्रीन पर चित्र कथा की पुस्तक भूल गए। पिज्जा बर्गर मांगते माँ से, न मिलने पर कहते कि मूड खराब है, अरे हमने मक्के की रोटी मजे से खाई। पिज्जा बर्गर मांगते माँ से, न मिलने पर कहते कि मूड खराब है, अरे हमने मक्के की रोटी मजे से खाई, कभी ना बोले कि उसके ऊपर गुड़ खराब है। हमारी वो पीढ़ी है साहब। वाह वाह। कि दादी के संग संध्या और प्रभाती में अब बच्चे गुनगुनाते नहीं आरती में। अब बच्चे क्या साहब बड़े भी आरती नहीं गाते हैं और YouTube पर ध्वनि तरंग लगाते हैं। अभी हमने भी आरती गाई। बड़ा बच्चे क्या बड़े भी आरती नहीं गाते हैं, YouTube पर ध्वनि तरंग लगाते हैं। अरे बच्चे क्या बड़े भूल गए भावी पीढ़ी को सही संस्कार देना और वर्तमान का वैभव बचाकर देश का भविष्य संवार देना। वाह। हम कहाँ भूले। मैंने कहा छोटी सी व्यंग की कविता से समापन कि देश पहले से ज्ञानी और ज्ञान बेचते हो। आप सब विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, सब जागरूक और शिक्षित लोग हैं कि देश पहले से ज्ञानी और ज्ञान बेचते हो, कोट पहन के तुम बनियान बेचते हो। अमिताभ बच्चन लक्ष्य कोजी, कोट पहन के तुम बनियान बेचते हो और इसलिए पद्मश्री दिया सरकार ने। शाहरुख, अक्षय, अजय, इसलिए पद्मश्री दिया सरकार ने। अरे जुबा केसरी में कैंसर का सामान बेचते हो। कि दलाल और बिचौलिए हजम कर देते, योजना तो बहुत बनाती शासन है, गरीब भूखे मर रहे, लखपतियों को बीपीएल का राशन है। मैं व्यंग का कवि हूं कि गरीब भूखे मर रहे, लखपतियों को बीपीएल का राशन है, करनी और कथनी का भेद कैसे जाने, अरे तंबाकू चबा के दे रहे कैंसर पे भाषण है। तो ये बात होती। किसान का बेटा हूं, 4 पंक्ति किसान पे पढ़ के बैठता हूं कि जनमानस का जिस तरह से प्रकृति अपना आक्रोश दिखा रही है, तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि जनमानस का सच्चा हितैषी किसान जग पालन वो करता है, कभी ठंड में ठिठुरता, कभी बारिश में भीगता, तो कभी गर्मी में पसीना बहाता है। अरे खुद भूखे पेट है मगर दुनिया को रोटी खिलाता है।